नमस्कार दोस्तों। हम क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ रहे हैं। उसमें हम अवध देख चुके हैं, हैदराबाद देख चुके हैं, रुहेलखंड देख चुके हैं, फर्रुखाबाद देख चुके हैं, कर्नाटक देख चुके हैं, जोधपुर देख चुके हैं, त्रावणकोर पढ़ चुके हैं। और इस प्रकार हमने मोटी मोटी सारी क्षेत्रीय शक्तियों को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे असम के बारे में, के जाट राज्य के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। और आज हमारा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय का जो टॉपिक है वो इसी के साथ पूरा हो जाएगा। अब 4 क्षेत्रीय शक्तियां बची: बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख। इन चारों को हम पढ़ेंगे 1757 से 1857 के बीच औपनिवेशिक शासन की स्थापना के टॉपिक में। उन टॉपिक में इन चारों की क्षेत्रीय शक्तियों के रूप और अंग्रेजों के साथ इनके कैसे संबंध रहे और किस तरह से औपनिवेशिक शासन के अधीन ये क्षेत्र आए, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो 4 प्रांतों को आगे पढ़ेंगे और बाकी आज हमारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ला रहे हैं बात को। तो कितने हो गए थे? एक हैदराबाद अवध 2, कर्नाटक 3, रुहेलखंड 4, फर्रुखाबाद 5, त्रावणकोर 6, जोधपुर 7। ठीक है, 7। और अब हम 8वें पे आ रहे हैं और 8वें पे हम लिखेंगे भरतपुर के जाट। भरतपुर के जाट ये भी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में थे और गोकुल से लेके, चूड़ामन से लेके, बदन सिंह से लेके, सूरजमल से लेके सारे जाटों का आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा है वो रोल रहा है। तो हम एक एक को देखते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मैप पे गौर करोगे तो इस स्थान के राजस्थान आ जाता है और राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है ये है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर, ऊपर मथुरा आगरा, ये एरिया जो है ये पूरा का पूरा जाट एरिया है। और यहाँ पर जाटों की मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की एकमात्र रियासत थी भरतपुर। ठीक है, और इसके अलावा भारत भर में भी देखोगे तो लगभग जाटों की 1-2 रियासतें रही, ये उसमें से सबसे शक्तिशाली रियासत यही। इस रियासत की एक प्रकार से नींव पड़ती है चूड़ामन के टाइम में और भरतपुर रियासत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बदन सिंह को। और इसकी गौरव, गर्व और प्रतिष्ठा को विस्तृत करने वाले शासक थे सूरजमल, जिन्हें जाटों का यूलिसेस कहा जाता है, योद्धा कहा जाता है, जिन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है, अफलातून जैसे आप कह सकते हो। तो हम जाटों के संबंध में अभी थोड़ा सा इनका इतिहास से शुरू करेंगे और हम गोकुल जाट से शुरू करेंगे, जिन्होंने जो तिलपत का जमींदार था और हाल में जिसने जो है वो विद्रोह किया था। हम पढ़ेंगे उसके बाद में राजा राम के बारे में, जिसने अकबर के मकबरे को तोड़ दिया था, उसकी हड्डियों को जला दिया था, जैसा कि मनुची लिखते हैं। हम पढ़ेंगे उसके बाद में चूड़ामन, जिसने भरतपुर के किले की नींव रखी थी। हम पढ़ेंगे बदन सिंह के बारे में और हम पढ़ेंगे यूं कहिए कि उसके सूरजमल के बारे में। इस तरह से जाटों का एक सामान्य छोटा सा इतिहास जो है वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात को शुरू करने भरतपुर के जाट लोकेशन आपने देख ली। एक एक शासक के बारे में लेते हैं हम। सबसे पहले हम लेंगे किसको? सबसे पहले हम ले जाएंगे आपके गोकुल जाट को। गोकुल, ठीक है, गोकुल जाट। अब देखिए गोकुल जाट, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, ये तिलपत का जमींदार था। कौन था? तिलपत का जमींदार था, पहली बात। दूसरी बात, जब औरंगजेब का काल चल रहा, नबी खान को और कुली खान को जब इस क्षेत्र भेजे थे, मथुरा क्षेत्र, तब उन्होंने मथुरा में कई मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी, कई महिलाओं के अपहरण किए थे। उसके विरुद्ध में गोकुल जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह के दौरान नबी खान मारा गया था। उसके बाद में औरंगजेब ने गोकुल जाट के विरुद्ध अभियान किया और गोकुल जाट भी इस अभियान में मारा गया। तो गोकुल जाट का जब कोई प्रश्न आता है तो जनरली यही आता है हाल में, किस जाट जमींदार ने
एक प्रकार से विद्रोह किया था। तब 1669 के अंदर गोकुल ने जो विद्रोह किया था, इसके बारे में एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या याद रखना है कि मुर्शिद कुली खान ने, ये फिर बंगाल चला गया था कुली खान, वो नबी खान ने मथुरा में कई मंदिरों को क्षति पहुंचाई, महिलाओं का अपहरण किया, तब 1669 में गोकुल जाट ने विद्रोह किया, जिसमें नबी मारा गया। ठीक है, और तीसरी और आखिरी बात, तत्पश्चात औरंगजेब ने विद्रोह किया, अभियान किया। परिणाम स्वरूप गोकुल जाट मारा गया। ठीक है, ये सामान्य जानकारी थी गोकुल जाट के बारे में। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। अब हम लिखेंगे राजा राम के बारे में। राजा राम, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 1686 के अंदर आपके सिनसिनवार जाटों की एक जाति होती है, सिनसिनवार, तो सिनसिन क्षेत्र के निवासी थे। तो वहां पे 1686 में सिनसिन क्षेत्र में विद्रोह किया। विद्रोह का कारण भू राजस्व अधिकारियों के अत्याचार थे, विद्रोह किया। ठीक है, और राजा राम ने ठीक है, मनुची लिखते हैं कि 1688 में अकबर का मकबरा तोड़ा, तथा उसकी हड्डियां जलाई। ये विवरण किसने दिया है? मनुची ने। ठीक है, तो ये कार्य किया। और उसके बाद 1690 के अंदर 1690 में राजा राम जो है वो आपके यूं कहिए कि 1690 में इसकी विद्रोह का दमन हो गया और फिर ये मारे गए। ठीक है, विद्रोह का दमन। ठीक है, राजा राम के बाद में शासक जो आएगा, इनका क्रम पूछते हैं परीक्षा में कई बार, ध्यान रखना। चूड़ामन, चूड़ामन 1695 से 1721।
ठीक है। भरतपुर और थून किले की नींव इसी व्यक्ति ने रखी थी। ठीक है। बहादुर शाह ने 1500 का जाट सवार पद भी इनको दिया था। ठीक है। और सिखों के विरुद्ध लड़े भी थे और फिर 1721 में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। भरतपुर व थून किलों की नींव रखी। पूर्ण तो बाद में हुए, किलों की नींव रखी। और क्या किया? आधार पर इस आधार पर माना जाता है कि भरतपुर राज्य की नींव चूड़ामन ने रखी। ठीक है। बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह प्रथम, इतिहास में 2 बहादुर शाह हुए मुगलों के, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को हम बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। और इस बहादुर शाह प्रथम ने इसको 1500 का जात, ग्रेड पे कितना था? 1500। घोड़े कितने रख सकता था? 500। 500 सवार का मनसब दे दिया, मतलब अपना सेनापति बना दिया एक टाइप से, एक मीरबख्शी आप कह सकते हो। और फिर सिखों के विरुद्ध इसने, चूड़ामन ने बहादुर शाह का साथ। ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने चूड़ामन को 1500 का जात व 500 का सवार पद दिया। ठीक है। इसने सिखों के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया। साथ देना पड़ेगा, इतना सारा मनसब था इनके पास में। मुगलों का साथ दिया और 1721 में आत्महत्या कर ली। ठीक है। क्योंकि फिर ये उत्तराधिकारी युद्धों में उलझ गए थे। फिर फर्रुख सियर और सैयद बंधुओं के साथ में इस गंदी राजनीति का शिकार हो गए और फिर परेशान होके खुद ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। और अब मदन सिंह पे आएंगे, जो कि भरतपुर राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। कि वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, मदन सिंह को। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चूड़ामन के बाद में मदन सिंह। मदन सिंह काफी लंबा समय जो है बिताया था। इसको जयपुर के सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी। जय सिंह ने ब्रजराज तथा अहमद शाह अब्दाली 48 के आसपास जब उसने भारत पे अटैक किया था, तो उसके बाद इन्होंने, अहमद शाह अब्दाली ने मदन सिंह को राजा महेंद्र की उपाधि दी थी। ठीक है। अब्दाली ने
ठीक है। हाँ सर, मैं कहूँ ठीक है उस समय बोल दिया करो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरी बात, भरतपुर में जाट राज्य के वास्तविक संस्थापक है वो बदन सिंह को माना जाता है। भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक, गर्दन दुखने बोर्ड नीचे होना चाहिए ऐसे, संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। तो अगर पूछे कि भरतपुर राज्य की नींव चूड़ामन और वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। संस्थापक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछते हैं भरतपुर राज्य की। तो ठीक है, इसने क्या किया, एक शक्तिशाली सेना बनाई और उस सेना के जरिए भरतपुर, बैर, कुम्हेर और डीग, ये 4 महत्वपूर्ण किले जो है वो आपके इसने पूरे करवाए। क्योंकि भरतपुर का किला शुरू तो पहले हो गया था, लेकिन उसको मजबूती जो है इन्होंने दी थी। ठीक है, तो एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, शक्तिशाली सेना का निर्माण किया तथा भरतपुर, बैर, दीग, भरतपुर, बैर, दीग और कुम्हेर में शक्तिशाली दुर्ग बनाए। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज मत होना कि ये जो है ना, इधर भरतपुर का किला हमने इधर लिखा है, तो इधर इन्होंने किले शुरू करवाए थे, नींव ही रखी थी, लेकिन कोई शक्तिशाली किलों का निर्माण नहीं हुआ था इस समय। वो कार्य किसने किया था, बदन सिंह ने किया था। ठीक है, और 1739 में जब आक्रमण हुआ तो उस अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए बदन सिंह ने आगरा और मथुरा क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर लिया। 1739 में आगरा व मथुरा क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया तथा नवीन राजवंश का आरंभ किया। वृंदावन में एक मंदिर भी बनाया। कहां पे, वृंदावन के अंदर, मथुरा में अंदर, मथुरा जब इन तो यहां पर इन्होंने वो एक धीर समीर का मंदिर है वो निर्मित करवाया था। ठीक है, मथुरा वृंदावन में धीर समीर मंदिर का निर्माण करवाया। ये बदन सिंह के मेन कार्य थे। और अब बदन सिंह के बाद में जाटों के सबसे महत्वपूर्ण शासक सूरजमल के बारे में बात करेंगे हम। सूरजमल, अब देखो सूरजमल के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज,
बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था, इंटेलेक्चुअल था, विचारक था एक, और साथ में योद्धा भी था। देखो ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी भी हो और पराक्रमी भी हो। प्राचीन काल को छोड़ दिया जाए तो मध्य और आधुनिक काल में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था जो न केवल बुद्धिजीवी था बल्कि एक पराक्रमी भी था, योद्धा भी था। बगरू का जब युद्ध हुआ तो मल्हार राव होलकर को खुद ने हारावल दस्ते में खड़ा रह के विजय सिंह को बचाया था, आमेर के शासक को, और हारावल दस्ते में रहकर उसने मल्हार राव होलकर को पीछे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। 1761 का जब पानीपत का युद्ध हुआ तो सदाशिवराव भाऊ को इन्होंने एक सलाह दी थी कि आप गुरिल्ला मैदानी भागों में सीधे मत लड़िए, और जब इनकी सलाहों को नहीं माना गया तो फिर इन्होंने 1761 के अंदर पानीपत के युद्ध में तटस्थता रखी, किसी का साथ नहीं दिया। यद्यपि इन्होंने मराठा सेना के लिए खान पान की व्यवस्था वगैरह खूब की थी, लेकिन प्रत्यक्षतः युद्ध में तटस्थ रहे थे, क्योंकि सदाशिवराव भाऊ और वो उस समय बहुत छोटी छोटी उम्र के थे, प्री मैच्योर थे, और उन्होंने जब इनकी बात किया तो फिर कहा कि लड़ने का कोई सेंस नहीं है जब आप हमारी बातें स्वीकार नहीं कर रहे हो। फिर 1763 के अंदर जो नजीबुद्दौला जिसकी बात हमने कल करी थी, उससे लड़ते हुए 1763 में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और बुद्धिजीवी और पराक्रमी होने के कारण इनको जाटों का यूलिसिस योद्धा था यूनान का, और प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, प्लेटो को हमारे हिंदी में तो प्लेटो वो विचारक, अरस्तु का गुरु। ठीक है, जाटों का यूलिसिस, व प्लेटो अफलातून। कहा जाता है। अगर हम इसको ऐसे बहुत ही शॉर्ट में बात करें ना, तो हम इसको ये योद्धा और ये बुद्धिजीवी विचारक, तो दोनों का मिश्रण थे सूरजमल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम लिखेंगे कि जो बगरू का युद्ध हुआ, बगरू जयपुर, और उसमें आमेर के शासक विजय सिंह को, ये बात है 1749 की बात है, उस समय ये शासक नहीं थे, लेकिन पहले इन्होंने है वो एक प्रकार से योगदान दे दिया था। बगरू युद्ध सन, एक बार मुझे वापस देखना पड़ेगा, युद्ध में विजय सिंह आमेर की रक्षा की। हरावल दस्ते, हरावल मतलब आगे का भाग सेना का, पीछे का भाग चंदावल, हरावल दस्ते में रहकर मराठा मल्हार राव होलकर को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। पीछे हटने को मजबूर किया। और एक आखिरी बात, पानीपत के तृतीय युद्ध में तटस्थता रखी। ठीक है, क्या तटस्थता रखी।
और 1763 में नजीब-उद-दौला से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। और आखिरी बात एक और लिख सकते हैं, साम्राज्य विस्तार किया, और क्या किया, किला बनाया। ठीक है, ये भी भरतपुर का किला है और मजबूत रूप दिया होगा। ठीक है, ये सूरजमल की बात थी, 1763 की बात। ठीक है, इसके बाद सूरजमल के बाद अगर देखें तो जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसर सिंह और केसरी सिंह, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह, ऐसे करके कई साल। और 1805 में रणधीर सिंह ने एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के साथ संधि करके और जाट साम्राज्य का विलय कर दिया गया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन, और जाट ब्रिटिश सुपरमेसी सर्वोच्चता के अधीन हो गए। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं। जवाहर सिंह, रतन सिंह, फिर केसरी सिंह, रणजीत सिंह और रणधीर सिंह। ठीक है, रणधीर सिंह। अब रणधीर सिंह को याद रखना, 1805 अंग्रेजों के साथ संधि करके ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार की। स्वीकारी, भरतपुर रियासत बन गई। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना, भरतपुर में इतना ही। उत्तराधिकारी थोड़े से कमजोर हो तब यही हाल होता है। और एक नोट करके डाल दो बात, एक क्षेत्र है अहोम, जिसे हम कहते हैं असम, आजकल क्या कहते हैं, असम कहते हैं। और ये क्षेत्र जो है ये प्राचीन काल में कभी प्राग ज्योतिषपुर कहलाता था। इसे कामरूप क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, रुद्र सिम्हा ने यहां स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। यहां क्या स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। और आखिरी बात, बर्मा और ब्रिटिशर्स के बीच में भारत बर्मा युद्ध हुआ था 1826 में, और उसके बाद में यांडबू की संधि हुई थी। कौन सी? यांडबू की संधि हुई थी। और यांडबू की संधि के तहत असम के अधिकांश क्षेत्र जो थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिए थे। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं यांडबू की संधि के बारे में। तो 1826 में भारत व बर्मा के युद्ध हुआ, बर्मा पराजित हुआ, यांडबू संधि भी जिसमें
के अधिकांश क्षेत्र ले लिए। क्षेत्र ब्रिटिश सुपरमेसी के अधीन आ गए। ठीक है, दैट्स इट। ये थोड़ा सम का भी आप अलग से लिख लेना। तो विद्यार्थियों ये हो जाता है। ठीक है, चूंकि टाइम पड़ा है तो मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट कर देता हूं। तो ये पार्ट भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पूरा हो गया। और अब दूसरा जो पार्ट है वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें है 1757 से 1857 के मध्य उप शासन की स्थापना, कि किस तरह से भारत में कॉलोनियल रूल स्थापित हुआ, किस तरह से भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, इसमें हम 4 स्टेट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मराठा, उसके बाद में देखेंगे बंगाल, उसके बाद में देखेंगे मैसूर, उसके बाद में देखेंगे सिख। आंग्ल सिख युद्ध आएंगे और सिख राज्य कैसे बना वो आएगा। मैसूर राज्य कैसे बना, मैसूर और इंग्लैंड के ब्रिटेन के बीच के चारों युद्ध आएंगे। बंगाल, इसमें आपके प्लासी, बक्सर, ये सब आएंगे। और मराठा, इसको हम आज देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 राज्य हम इसमें पढ़ेंगे। तो इन प्रांतीय क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे और साथ में इनका 1757-1857 के बीच में साम्राज्य में विलय कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मराठों के ऊपर। मराठा, ठीक है। अब देखिए मराठों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मराठा एवं शिवाजी। ठीक है, तो आरंभ से 1680 तक का इतिहास। ठीक है, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 में हुई थी। ये पहला आयाम होगा। उसके बाद में आएगा दूसरा आयाम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शिवाजी के उत्तराधिकारी एवं क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय। के रूप में उदय और उत्तराधिकारी मतलब पेशवा। और उसके बाद में आंग्ल मराठा संबंध। आंग्ल मराठा संबंध एवं मराठा क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन। की स्थापना, शासन की स्थापना। तो इस पूरे चैप्टर को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। आपके मराठा राज्य की स्थापना से लेकर और मराठा राज्य के अंत तक। ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होगा, तीसरा वहां तक 1820 तक आप मान के चलिए 1816 का। तो 1600 से लेकर और 1820 तक 250 सालों का मराठा इतिहास पूरा आएगा कोर्स में। ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स में है, अलग अलग चैप्टर्स में है, बट है पूरा ही। तो मैं अलग अलग वीडियोस बनाने की बजाय साथ में बना देता हूं। तो शिवाजी से शुरू करके और
मराठा साम्राज्य के ब्रिटिशर्स में विलय तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में हम होगी। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा और उसके बाद में ये आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।